सो हेलो एवरीवन, क्लास 10 फाइटर्स 1.2 बैच में आप सभी का स्वागत है। एंड मैं एक अपना प्लान बता दे रहा हूँ कि किस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंग्लिश के साथ डील करूँगा, फिर मैथ्स एंड फिर साइंस। इंग्लिश में मैं पहले सारे पोएम्स को डील करने वाला हूँ ताकि हमारा एक छोटा सा पोर्शन कवर हो जाएगा तो हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। देन हम लोग स्टोरीज़ पे जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट का, एंड देन हम लोग मैथ्स एंड साइंस। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा नाम प्रभाकर है। मैं आप लोगों से शायद 10th के भाई और बहनों से 4 या 5 साल बड़ा होऊंगा, तो आप लोग मुझे भैया भी बोल सकते हो, जैसा आप लोगों का श्रद्धा हो। एंड स्टार्ट करते हैं पहले डस्ट ऑफ स्नो से। मैं एक अपना पढ़ाने का तरीका बता देता हूँ कि मैं पहले क्या करूँगा। मैं एक ओवरव्यू दूंगा चैप्टर का, डिटेल्ड ओवरव्यू जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होगा। फिर उसी के डिपेंडेंट एक ट्रेंड पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम पैटर्न से मैच करते हो। ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि कुछ इररिलेवेंट पढ़ रहे हैं। जो भी पढ़ाएंगे एकदम रिलेवेंट पढ़ाएंगे एंड थ्रू द टॉपिक पढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं डस्ट ऑफ स्नो से। डस्ट ऑफ स्नो को लिखा हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने, एक बहुत ही फेमस पोएट है। इनका डिस्क्रिप्शन बुक में तो नहीं दिया गया हमारे पास, जैसे कि बुक है, लेकिन इनका डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे जस्ट। उससे पहले हम लोग कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करा लेते हैं, जैसे कि इस पोएम में बहुत ही ज़्यादा सिंबल्स यूज़ किए गए हैं जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला तो हम लोग जान लेते हैं सिंबलिज्म एंड डस्ट ऑफ स्नो। मतलब डस्ट ऑफ स्नो में क्या क्या सिंबल्स के क्या क्या मीनिंग्स है। जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो उसमें कैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये हमारा विलन है, ये हीरो है, उसी तरीके से। तो पहला हमारा सिंबल है द क्रो। क्रो सिंबल ऑफ डार्कनेस, बैड लक और मिसफॉर्च्यून। जैसे अगर आप लोगों ने अपने घर में नोटिस किया होगा तो अगर कोई क्रो है, वो अगर बोलता है तो उसे अनलकी माना जाता है। जैसे हम लोग सिवरल टाइम्स बिल्ली को भी देखते हैं, जैसे कि हम कोई भी शुभ काम के लिए जा रहे होते हैं, अगर बिल्ली हमारा रास्ता काट लेती है तो उसे बोला जाता है कि अनलकी है, थोड़ा रुक के जाओ। ऐसे काफ़ी सारे रिचुअल्स और मान्यता है हमारे धर्म में। उसी तरीके से क्रो को सिंबल ऑफ डार्कनेस, बैड लक, मिसफॉर्च्यून, ये कोई कोई वर्ड्स आपको याद करने होंगे। जैसे कोई भी आपको लगे वर्ड कि ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा न्यू है, तो आप उसको कॉपी के लास्ट पेज पे पॉइंट डाउन कर लेना। तो मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है बदकिस्मती, तो क्रो को बदकिस्मती का सिंबल बताया गया है। हैव पॉजिटिव रोल इन दिस पोएम। लेकिन इस पोएम में क्या है, इस पोएम में क्रो को एक पॉजिटिव रोल दिया गया है। जैसे आप देखते हो हम लोग के बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जैसे सोनू सूद जी एक एक्टर है, बहुत ही सुपरस्टार हैं। वो कभी कभी विलन्स का रोल करते हैं और कभी कभी हीरो का भी रोल करते हैं। तो कैसे उनका पर्सनैलिटी फ्लिप करता है, कभी विलन बन जाते हैं किसी मूवी में, हीरो बन जाते हैं। वैसे ही रियल लाइफ में क्रो सभी को क्या सिंबल है कि वो मिसफॉर्च्यून है, बदकिस्मती का। लेकिन इस पोयम में पोएट जो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इसे पॉजिटिव रोल दिया है। फिर हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन ये बस एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है। इट रिमाइंड्स अस दैट ब्यूटी ऑफ गुडनेस कैन इमर्ज फ्रॉम अनलाइकली सोर्सेस। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो भी अच्छाई है वो उसका कोई सोर्स लिमिटेड नहीं है कि अच्छाई सिर्फ यहीं से आएगा, अच्छाई कहीं से भी आ सकता है। वही हमारा क्रो बताता है। सेकंड सिंबल है हमारा द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस प्लांट है जो कि सिंबलाइज करता है सैडनेस, फियर और डेथ को। यहाँ पे भी ये एक नेगेटिव कैरेक्टर बता रहा है हम लोग ट्री, कि एक सैडनेस यानी दुखी, डर और मौत का सिंबल है। लेकिन इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इसको भी एक पॉजिटिव रोल दिया है, जो कि हम लोग देखेंगे पोयम में कि ये कंफर्ट करता है पोएट जी को, ये कुछ कंफर्ट करता है। देखेंगे क्या कंफर्ट करता है। फिर हेल्प्स द पोएट टू ओवरकम नेगेटिविटी। ये क्या हेल्प करता है, ये याद रखना है कि हेमलॉक ट्री हेल्प करता है पोएट को ओवरकम, मतलब उभरने में, नेगेटिविटी से उभरने में। थर्ड कैरेक्टर जो है हमारा द डस्ट ऑफ स्नो। ये डस्ट ऑफ स्नो का मतलब ही है डस्ट। जैसे हम लोग डस्ट देखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, वैसे ही फाइन और लाइट फ्लेक्स। फ्लेक्स मतलब भी वही होता है एकदम बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स।
ऑफ स्नो डेट फॉल ऑन पोएट। बाद हम लोग पोएम में देखेंगे कि कैसे ये डस्ट ऑफ स्नो पोएट पे गिरते हैं, पोएट का मूड जो है चेंज हो जाता है। रिफ्रेशिंग चेंज ऑफ मूड ब्रिंग्स पॉजिटिविटी। पोएट जो है हमारे नेगेटिविटी के शिकार थे, कैसे उन पे डस्ट ऑफ स्नो गिरता है तो उनका मूड चेंज होकर पॉजिटिविटी हो जाता है। अब जान लेते हैं हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के बारे में। इस पोएम में वो अपना कैरेक्टर स्केच कैसा दे रहे हैं। So, Robert Frost presents himself as someone who was initially in a regretful, sad mood. मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इस पोएम में अपने आप को एक रिग्रेटफुल पर्सन और एक सैड मूड वाले पर्सन की तरह दिखाया है। मतलब इनिशियली पहले पहले वो क्या थे, बहुत ही रिग्रेट में थे और उनका मूड उखड़ा उखड़ा सा था। However, he is also sensitive टू नेचर एंड अवेयर ऑफ इट्स पावर। ये काफ़ी पावरफुल वर्ड है। देखिए वो क्या बताते हैं कि अपने आप को क्या बताते हैं कि वो बहुत ही सेंसिटिव है नेचर को लेके एंड अवेयर इट्स पावर, अवेयर ऑफ इट्स पावर। सो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ट्रेंड के कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी सेंसिटिव है। क्या पोएम में क्या स्टेटमेंट है जो ये सपोर्ट करता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी सेंसिटिव है नेचर को लेके। तो जिस तरह से वो एक ऑब्जर्वेंट है जिन्होंने एक डस्ट ऑफ स्नो ही उनका मूड चेंज कर दे। आमतौर पे हम लोग होते बैठे होते किसी बेंच पे और डस्ट हमारे कंधे पे गिरता तो हम लोग जस्ट उसको हटाकर और आगे बढ़ जाते, उतना ऑब्जर्व भी नहीं करते। लेकिन हमारे पोएट साहब क्या किए कि उनका मूड चेंज हो गया पूरी तरह से, जो नेगेटिविटी था वो पॉजिटिविटी में बदल गया। ये बताता है कि वो सेंसिटिव है नेचर को लेके एंड अवेयर ऑफ इट्स पावर। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उनके पावर का अंदाज़ा ही नहीं होता है। जैसे कोई काम अगर हम उन्हें बोले तो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। हालांकि उन्हें अपने पावर का अंदाज़ा होना चाहिए। अ स्मॉल एक्ट बाय क्रो हेल्प्स हिम फील लाइटर। मतलब एक क्रो था जो कि हम लोग ट्री पे था, उसके थोड़े से मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, उन पे डस्ट ऑफ स्नो, जैसे ये हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ऐसे बैठे हुए हैं, ये हमारा हेमलॉक ट्री, क्रो थोड़ा सा मूवमेंट किया तो उन पे डस्ट ऑफ स्नो गिरा जो कि उनका मूड सैडनेस से हैप्पीनेस में बदल गया। मोर होपफुली, मतलब जो होपलेस थे वो होपफुल हो गए, जो सैड थे वो हैप्पी हो गए, जो नेगेटिविटी में थे वो पॉजिटिविटी में हो गए। यही है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का कैरेक्टर इस पोएम में। दिस शोज द पोएट्स थॉटफुल ऑब्जर्वेंट नेचर एंड हिज ओपननेस टू इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बताता है कि पोएट्स कितने थॉटफुल हैं, मतलब और कितने ऑब्जर्वेंट हैं, ऑब्जर्वेंट नेचर के हैं। यहाँ पे नेचर प्रकृति नहीं होगा, यहाँ पे नेचर हमारे खुद के स्वभाव, स्वभाव जी। ऑब्जर्वेंट मतलब नेचर यहाँ पे स्वभाव को बताता है कि कैसे वो ऑब्जर्वेंट स्वभाव के, जैसे हम लोग होते हैं तो उतना ऑब्जॉर्व भी नहीं करते, छोड़ देते। एंड हिज ओपननेस टू इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जैसे कैसे अगर तुम लोग स्कूल में हो और तुम्हारा कोई फ्रेंड है और तुम्हें वो क्या है आज थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, तुम उससे पूछे कि क्या हुआ भाई, इतने उखड़े उखड़े से क्यों नज़र आ रहे हो, तो वो बात को टाल देता है कि नहीं नहीं सब तो ठीक है। भले ही वो सैड हो लेकिन वो बता नहीं रहा हो, तुमने कुछ ऐसा हरकत कर दिया क्लास में जिससे वो हंस पड़ा। अब वो सैड था लेकिन अब वो हंस पड़ा, यानी मतलब थोड़ा सा पल के लिए वो खुश हो गया, लेकिन अब वो बता नहीं रहा है। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी क्या है, ओपन है अपने इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के। जैसे वो सैड से हैप्पी हुए तो उन्होंने इस बात को जिक्र किया कि मैं भाई सैड था, फुल ऑफ नेगेटिविटी था, कैसे डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरा तो मैं हैप्पी हो गया, फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो गया। तो थ्रू ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, मतलब एक बहुत ही साधारण एक्सपीरियंस की वजह से कैसे उनका मूड एलिवेट हो गया। सो अब पोएम के ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। ओके, सो इसमें क्या है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट captures a small
बट मीनिंगफुल मोमेंट। मतलब भले ही ये पोयम दिखने में शॉर्ट है, बट ये बहुत ही डेप्थ मीनिंग रखता है अपने आप में ही। दैट चेंजेस द पोएट्स मूड। मतलब जिन्होंने छोटा सा एक इंसिडेंट ने कैसे पोएट्स के मूड को पूरा चेंज कर दिया। ये पोएम भले ही दिखने में छोटा है, लेकिन पोएट के लिए जो भी हम सभी रीडर्स के लिए बहुत ही एक डेप्थ मीनिंग रखता है। ऑन अ विंटर डे, मतलब विंटर डे था एक, द पोएट इज फीलिंग ग्लूमी एंड रिग्रेटफुल। मतलब बहुत ही सैड, उखड़ा उखड़ा और रिग्रेटफुल महसूस कर रहा था पोएट। सडनली क्या होता है, अ क्रो शेक्स स्नो ऑफ अ हेमलॉक ट्री। मतलब क्या होता है कि क्रो का कुछ मूवमेंट होता है जिसकी वजह से जो हेमलॉक ट्री पे स्नो, कभी कभी हम लोग देखते हैं जैसे स्नो का इलाका होता है, वहाँ पे पेड़ों पे स्नोज ऐसे जम चुके रहते हैं। उसके वजह से क्या होता है, जब क्रो मूवमेंट करता है कुछ, तो स्नो का जो डस्ट है वो पोएट्स के ऊपर गिरता है, and the light of dust snow falls on the poet. This teeny and unexpected event lifts his spirits and changes his moods. मतलब ये छोटा सा ही इंसिडेंट है और एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। जैसे कि आप ही किसी बेंच पे बैठे हो, आपको क्या पता कब पेड़ से एक पत्ता ही गिर जाए, कब क्या हो जाए। ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था पोएट के लिए, लेकिन इसी छोटे से और अनएक्सपेक्टेड इवेंट ने क्या किया, उसके स्पिरिट को, मतलब एनर्जी को, चेंजेस हिज मूड को चेंज कर दिया। मतलब जो उसका नेगेटिव एनर्जी था उसको एक पॉजिटिव एनर्जी दिया इस छोटे से इंसिडेंट ने। द पोएट हु वॉज प्रीवियसली फिल्ड विथ रिग्रेट स्टार्ट टू फील रिफ्रेश्ड एंड बेटर। पहले जो पोएट हमारे रिग्रेट में थे, सैड थे, अब वो अच्छा फील करने लगे हैं। द पोएम shows how nature, even through seemingly ordinary things like a crow or a poisonous tree, मतलब जो साफ साफ दिख रहा है कि बहुत ही साधारण है, अब एक क्रो ही है जो कि एक नेगेटिव सिंबल को डिनोट करता है, एक हेमलॉक ट्री है जो कि पॉइजनस ट्री है। अब उसमें से क्या ही कोई स्पेशल चीज ढूंढ लोगे, लेकिन हमारे पोएट जी ने ढूंढा। उन्होंने एक ऐसे ही छोटे से चीज से अपने अंदर पॉजिटिविटी लाया। कैन हैव थिंग्स लाइक अ क्रो और पॉइजनस ट्री, जैसे मैंने बताया, कैन हैव अ डीप पॉजिटिव इफेक्ट। मतलब ये नेगेटिव चीजों से कैसे एक डीप पॉजिटिव इफेक्ट आ गया उनके इमोशंस में। अब क्या हो जाता है, फ्रॉस्ट रिमाइंड्स अस दैट स्मॉल मोमेंट्स कैन ब्रिंग अबाउट बिग चेंजेस। जैसे अगर मैं आज के जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो अगर हम लोग जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, अब इंस्टाग्राम के पोस्ट का लाइक करना बहुत ही छोटा चीज़ है। हम मिली सेकेंड्स लगते होंगे लाइक्स करने में, कोई भी फ्रेंड या फिर जान पहचान के लोगों को। अगर हम लोगों ने लाइक कर दिया, हमारे लिए ये छोटा चीज़ है, लेकिन सामने वाले के लिए ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है। मतलब कैसे हमारे एक स्मॉल एक्ट ने सामने वाले पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट किया। ये एक साधारण एग्जांपल हो सकता है कि कैसे एक स्मॉल मोमेंट ने बहुत ही बिग चेंजेस किया। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस इंसान से मिलोगे, ये बहुत ही खुश और आपसे बहुत ही अच्छे से मिलेगा, बिकॉज आपने उसका पोस्ट लाइक किया है। नेक्स्ट लाइन है, एंड होप कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज। मतलब उम्मीद जो है, उम्मीद बहुत एक ब्यूटीफुल फीलिंग, एक वर्ड है जो कि कहीं से भी आ सकती है। इसका कोई सोर्स लिमिटेड नहीं है कि हाँ उम्मीद हमारा किसी कॉलेज से, किसी स्कूल से, किसी घर से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है होप। अब नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं मोरल ऑफ द पोएम के ऊपर। इतने सारे इसके मॉडल्स हैं, और भी कई सारे मॉडल्स आ सकते हैं, लेकिन एक इतना लिमिटेड मॉडल्स बुक से ग्रैब किए गए हैं। इवन द स्मॉलेस्ट मोमेंट इन लाइफ कैन ब्रिंग ग्रेट जॉय एंड पॉजिटिव चेंज। मतलब छोटा से छोटा मोमेंट लाइफ का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है लाइफ में। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसका बर्थडे पार्टी है, आप बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुके हो ये सभी से, वर्क, पढ़ाई से, होमवर्क से,
सभी चीज़ से बहुत एग्जॉस्ट हो गया, वो आपको इनवाइट करता है और आप उसे मना कर देते हो। ये उसके बर्थडे पार्टी में जाना आपके लिए बहुत ही एक अनइम्पॉर्टेंट है, कि शायद इम्पॉर्टेंट हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाले के लिए, आपके फ्रेंड के लिए अगर आप जाते हो उसके बर्थडे पार्टी में, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो एक छोटा सा पार्टी आपका पूरा वीक कैसे ग्लोरीफाई कर सकता है, कितना अच्छा बना सकता है पूरा वीक। कुछ ऐसा मोमेंट हो जाए, डांस पार्टी जो भी है, जिससे आपका पूरा दिन बन जाए। सो यही बताता है ये पोएम में भी, कि बस एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ पोएट के साथ, बस वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा और उसका रिग्रेट जो भी है वो सारे सब चला गया। तो अगर आप अपने फ्रेंड का बर्थडे पार्टी स्किप ना करके चले जाते हो, तो क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जो आपका वीक बना दे पूरा। सेकेंड है, हैप्पीनेस एंड इंस्पिरेशन ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। मतलब हैप्पीनेस जो है, इंस्पिरेशन, वो कोई भी अनएक्सपेक्टेड जगह से भी आ सकता है। जैसे आजकल का जनरेशन में, जैसे हम सभी इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा बिजी है। पहले क्या होता था, पहले हम लोग नानी घर जाना बहुत पसंद करते थे। अब आप सभी को बोरिंग लग सकता है कि यार बहुत बोर हो जाते हैं एंड ऑल, लेकिन वहाँ पे भी हमारा हैप्पीनेस जो है वो रहता था। इंस्पिरेशन, वहाँ पे गांव है, विलेज है, आप लोगों से मिलोगे, बात करोगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानोगे, तो ये एक इंस्पिरेशनल हो सकता है आपके लाइफ में। बशर्ते आपको अपना पोएटिक पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा, ओपन माइंडेड। जैसे कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी थे, बहुत ही ऑब्जर्वेंट, ओपन माइंडेड, वैसे ही आपको एक बिगर पिक्चर देखना पड़ेगा इन सभी छोटे छोटे चीज़ों में भी। सो अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इवन नेगेटिव कैरेक्टर टू होल्ड्स पॉजिटिव सिग्निफिकेंस। जैसे क्रो था हमारा, हम लोग ट्री था, वो कैसे एक नेगेटिव कैरेक्टर को सिंबलाइज करता था, फिर भी उसके अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है। अब कोई भी नेगेटिव चीज़ है, जैसे कोई भी आप नेगेटिव पर्सन को देखते हो, वो कहीं ना कहीं कुछ फेल कर गया। अब फेलियर डजेंट मीन्स दैट ही इज अ वेस्ट, फेलियर मीन्स टू इम्प्रूव। आप उसको देख के खुद को क्या इम्प्रूव करते हो, उसने जो जो गलतियाँ किया, आप वो गलती खुद के लाइफ के साथ मत करो। यही है हमारा नेगेटिव कैरेक्टर से पॉजिटिव सिग्निफिकेंस लेना। ओपन, फोर्थ क्या है, ओपन टू लाइफ सरप्राइजेस एंड अप्रिशिएट नेचर्स एबिलिटी टू हील एंड कंफर्ट अस। मतलब लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, वी ऑल एग्री, एंड हमें क्या करना चाहिए, मैं नेचर, न जाने कितना चीज़ के साथ नेचर हमारा मदद करता है। जैसे पहाड़ हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, सभी तो नेचर का ही है। अब हम कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, जाके थैंक यू तो बोल नहीं सकते। सिंपली क्या करना है, कहीं पे पेड़ ही दिख गया उसे पानी दे देना है, कहीं पानी वेस्ट हो रहा हो उसे बचा देना है, एयर पोल्यूशन नहीं करना है। ये सब छोटा छोटा चीज़ जब हम ध्यान रखते हैं, तब वो हमारा अप्रिशिएशन होता है नेचर की तरफ। फिफ्थ इज, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन नेगेटिविटी, वी शुड लर्न टू फाइंड मीनिंग इन स्मॉल एंड एवरीडे एक्सपीरियंसेस। मतलब हमें नेगेटिविटी के ऊपर पूरा स्टिक नहीं रहना चाहिए कि यार इसमें ये नेगेटिविटी है, ये मेरे से नहीं होगा, ये तो खराब है। नहीं, हमें छोटे छोटे चीज़ों में भी उसका मीनिंग खोजना होगा कि इसमें क्या अच्छाई है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, ये आज मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, वो मुझे क्या इंस्पायर करता है लाइफ के लिए, यही सब है। सो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक इस पोएम को रीड करके आपको समझा देता हूँ अपने तरीके से, बिना कुछ लिखे, ताकि ये आपको और ज़्यादा याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब कुछ एक क्रो है, उसने कुछ मूवमेंट किया होगा, तब उसने क्या किया होगा, जो भी स्नो था ट्री पे, हेमलॉक ट्री पे, उसके मूवमेंट की वजह से वो उस पोएट के बॉडी पे गिरता है वो स्नो। तब क्या होता है, ये बताता है ये सिनेरियो कि विंटर सीजन होगा, ठीक है। एंड क्या हुआ होगा, पोएट किसी चीज़ से परेशान होकर उस ट्री के नीचे बैठा होगा,
उसने अपना आधा दिन बर्बाद कर दिया होगा ओवर थिंकिंग कर करके, जैसा हम लोग भी करते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई रूटीन ही बनाया कि हम लोग आज सुबह ये पढ़ेंगे, इसका लेक्चर करेंगे, लेकिन सोए रह जाते हैं, जिसके कारण बहुत ही रिग्रेट होता है, और इसी रिग्रेट में हम अपना आधा दिन बेकार कर चुके रहते हैं। अब पोएट का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ होगा, वो भी किसी चीज़ से परेशान होकर उस ट्री के नीचे बैठा होगा। अब उसे तो कुछ होप नज़र नहीं आ रहा होगा फॉर मी, क्योंकि जब वो ट्री के नीचे बैठा होगा तो अब इस होप में तो नहीं बैठा होगा कि अरे मेरे ऊपर स्नो गिरेगा तो मेरा मूड जो है वो चेंज हो जाएगा। नहीं, वो जानता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसके अंदर रिग्रेट था, इसीलिए वो ट्री के नीचे बैठा था। अब एक क्रो के छोटे से मूवमेंट की वजह से, अब जो कि अनफ्रेंडली है हम लोग के लिए क्रो, और जो ट्री है हम लोग ट्री होगी पॉइजनस ट्री है, डस्ट ऑफ स्नो गिरता है उसके बॉडी के ऊपर। ये थोड़ा सा एक स्पेशल मोमेंट हो सकता है अगर एक पोएटिक माइंडसेट है तो, ओपन आइडिया के साथ, कि डस्ट ऑफ स्नो गिरेगा तो उसका मूड जो है वो चेंज हो सकता है, सैड से हैप्पी की तरफ। सेकेंड स्टेंजा क्या कहता है, हिज हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जैसा कि मैंने बताया तो उसका मूड जो है चेंज हो जाता है इस स्मॉल एक्ट के कारण। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड, मतलब वो चीज़, वो छोटा सा इवेंट मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा ले जाता है। रूड मतलब जो कि रिग्रेट में बीता हो, बर्बाद हो गया हो, कुछ दिन का कुछ भाग बर्बाद कर दिया मैंने, उसे मैं दूसरे भाग को बचा सकता हूँ अब। यही एक छोटा सा पोयम है जिसका मीनिंग बहुत ही गहरा है। एंड अगर हम समझना चाहें तो इस मीनिंग में कि हमें कैसे नेगेटिव चीज़ों से भी पॉजिटिव मीनिंग निकालना आना चाहिए, उसके लिए हमें ऑब्जर्वेंट ऑब्जर्वेंट प्लस थैंकफुल नेचर होने का ज़रूरत है। मतलब कोई भी चीज़ हमारे साथ हुआ, अच्छा या बुरा, उसके लिए हम क्या सोचते हैं, उसके पीछे अगर मैं उसी पे स्टक रह जाता हूँ तो ये गलत है। हमें उस चीज़ से सीख कर कुछ ना कुछ अपने लाइफ में इम्पैक्ट डालना चाहिए, तभी जाके वो हमारा कंप्लीट एक स्टोरी बनता है। थैंक यू सो मच। पोएम यहीं पे समाप्त होता है। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, अगर कोई सुधार का ज़रूरत हो इस वीडियो में, कहीं भी ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ गलती किया हो या फिर कुछ भी, तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरा, इस पोएम को लेके मैं रीडर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा बियॉन्ड सिलेबस, कि आप नए जगह को, नए लोगों को ज़रूर एक्सपीरियंस करें। इससे जो है हमारा जो माइंड है वो काफ़ी मतलब नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी होता है। अब नए लोगों को जानोगे, नए जगह पे जाओगे, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इंस्पिरेशन ऐड कर रहा होता है। दूसरा चीज़ है, कभी भी नेगेटिविटी पे स्टिक नहीं रहना होता है, हमें उससे सीख के आगे बढ़ना होता है। एंड तीसरा इज़, आप बर्थडे पार्टीज़ और ये सब नानी घर स्किप ना करें, वक्त मिले तो प्लीज़ जाइए, बिकॉज़ ये हमें नहीं पता होता है कि कोई भी छोटा सा जगह, कोई भी छोटा सा इंसिडेंट हमें क्या इंस्पायर कर दे, कितना हैप्पी कर दे, जैसा कि इस पोएम में भी था। अब आगे क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस ऐड कर दिए मैंने, उसके बाद क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि इस एक लेक्चर में सभी चीज़ मिल जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आगे लिटरेरी डिवाइसेस और क्वेश्चंस ऐड कर दे रहा हूँ, रिलेवेंट क्वेश्चंस। एंड वो इस बोर्ड पे नहीं होंगे, डिजिटल बोर्ड पे होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं इस पोएम के। मूव ऑन टू द फर्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ सम कांस्टेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाय वर्ड्स। जैसे कोई भी
एक स्टैंजा है, उसमें बार बार हमारा कॉन्स्टेंट साउंड रिपीट हो रहा है, जैसे कि हमारा पोएम में ही था, हैज़ गिवन माई हर्ट। यहाँ पे एच साउंड जो है वो लाइन के रिदम को बना रहा है, और ये एच साउंड के रिपीटेशन को ही हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो ये है हमारा रिपीटेशन ऑफ कांस्टेंट साउंड, जो भी हमारा कांस्टेंट होते हैं एक्सेप्ट वॉवेल्स। एंड मूविंग टू द सेकंड, दैट इज एजोनेंस। एजोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स। ये था हमारा कांस्टेंट साउंड का रिपीटेशन, और ये हमारा वॉवेल साउंड का रिपीटेशन, जैसे ए ई आई ओ यू। हमारे पोएम में बार बार क्रो, स्नो का यूज हुआ है। हम लोग देख रहे हैं इसमें ओ का साउंड हमें दिख रहा है, जो कि एक म्यूजिकल इफेक्ट डाल रहा है। यही वॉवेल साउंड्स हमारे पोएम्स में म्यूजिकल साउंड्स डालते हैं, इसी को एजोनेंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब थर्ड में इमेजरी। इमेजरी इसमें क्या हो सकता है, जैसे फ्रॉस्ट जो है वो इस सीन को बताने के लिए कि कैसा सीनरी होगा, उन्होंने बोला है कि स्नो का शुक ऑफ हुआ पोएट्स पे। ये हमें बताता है कि विंटर सीजन है, ठीक है। पोएट यूजेस विविड इमेजरी टू हेल्प रीडर्स पिक्चर द सीन एंड फील द मूड। मतलब उस सीन के फील करने के लिए पोएट ऐसा करते हैं। द इमेज ऑफ क्रो सेकिंग स्नो ऑफ अ हेमलॉक ट्री हेल्प्स रीडर विजुअलाइज विंटर सेटिंग। ये क्या बताता है कि वो विंटर का सीजन हुआ होगा, ठीक है। फोर्थ है हमारा सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट और एक्शन रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग, ठीक है। जैसे ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पोयम ही पूरा सिंबलिज्म को दिया जाए, क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ सिंबल आ रहा है। क्रो का सिंबल नेगेटिविटी दर्शा रहा है, हेमलॉक ट्री नेगेटिविटी रोल निभा रहा है, पॉइजनस ट्री। फिर से स्नो अराइवल ऑफ पॉजिटिविटी। ये सब एक सिंबलिज्म है, लेकिन यहाँ पे पोएट ने हर एक को एक पॉजिटिव रोल दिया है। फिफ्थ में है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन और कुछ नहीं, एक रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है एक सेंटेंस में, ताकि एक पोएटिक रिदम बन सके। पोएटिक रिदम बन सके, जैसे कई कभी नहीं होता है कि हम लोग सॉन्ग्स को बनाने के लिए इधर उधर वर्ड सफल करते हैं, दैट सफल इज नोन एज इन्वर्जन। अगर हम वो सफल ना करें तो शायद हमें वो सॉन्ग सुनने में अच्छा ना लगे। आप कई सारे सॉन्ग्स देख सकते हैं, जिसे मुझे तो भी नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जिसमें वर्ड सफल किए गए हैं, जहाँ तक मुझे पता है, उस रिदम को बनाने के लिए। जैसे इस पोएम में क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ये सिंपली ऐसे भी बोला जा सकता था, द इंसिडेंट हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, लेकिन पोएट जी ने रिदम बनाने के लिए इसे ऐसे बोला। सिक्स्थ है हमारा राइम स्कीम। स्टेंजा 1 में ए बी राइम स्कीम है, स्टेंजा 2 में सी डी राइम स्कीम है, ओके। पोएम्स में भी आप देख सकते हो दोनों का राइम स्कीम अलग है। एंड द सेवेंथ वन इज इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट एक बहुत ही प्यारा लिटरेरी डिवाइसेस है। ये क्या होता है कि बिना किसी पॉज के, अगर कोई चीज़ ऐसे चले जा रहा है बिना किसी पॉज के या पंचुएशन के, तो वो वहाँ पे इंजैम्बमेंट का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसके बीच ना ही तो कोई कॉमा है ना ही कोई फुल स्टॉप, मतलब कोई भी पॉज नहीं है, तो यहाँ पे इंजैम्बमेंट का यूज हुआ है। दिस क्रिएट्स स्मूथ एंड नेचुरल फ्लो। ये फ्लो ऑफ थॉट्स को बरकरार रखने के लिए यूज होता है। जैसे एक और एग्जांपल है अनदर पोएम का, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। ये भी एक इंजैम्बमेंट का यूज है, एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लिटरेरी डिवाइसेस एंड होता है। आई होप आप सभी इसको एक कॉपी में पॉइंट आउट ज़रूर करेंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। एंड अब आगे बढ़ते हैं हैंड पिक क्वेश्चन पे। हैंड पिक क्वेश्चन से आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू, जब भी आपको रिवीजन करना हुआ तो ये आप हैंड पिक क्वेश्चंस देख सकते हो, आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? What does poet say has changed his mood? How has the poet mood changed? तो बोला डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ, यही बताना है हमें। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं,
अ डस्ट ऑफ स्नो रिफर्स टू, हालांकि ये सब रीड करके समझाने से अच्छा मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? एक फाइन पार्टिकल होता है जो कि हम उसको स्मॉल फ्लेक्स भी बोल सकते हैं ऑफ स्नो। बहुत ही, आप लोगों ने देखा होगा बारूदा, बारूदा वो चमकीला जो आता है, वैसा ही डस्ट ऑफ स्नो होता है, ठीक है? डैट जो कि बेंच पे बैठे या फिर कहीं पे भी जो बैठे थे हमारे पोएट, उन पे गिरता है, ठीक है? वो कैसे गिरता है? क्रो जब कोई मूवमेंट करता है तब जाके हम लोग ट्री से वो स्नो सुक ऑफ करता है। देन क्या होता है, पोएट, ये स्मॉल इंसिडेंट पोएट के मूड को कंप्लीटली चेंज कर देता है। पहले पोएट क्या थे? पहले पोएट हमारे रिग्रेटफुल, ग्लूमी थे, बहुत ही सैड, डिप्रेस्ड थे, किसी चीज़ को लेके बर्डेन्ड थे। लेकिन जैसे ही उन पे स्नो गिरता है, वैसे उनका जो हार्ट है वो थोड़ा लाइट महसूस करता है, रिफ्रेशिंग लगता है उन्हें ये मोमेंट। फिर वो नेचर के ब्यूटी एंड हीलिंग पावर को जान पाते हैं कि नेचर में कितनी असीम शक्तियाँ हैं हम सभी को हील करने के लिए। तब उनका मूड जो है सैडनेस से जॉय में बदल जाता है। फिर जब वो डिप्रेशन टू कंटेंटमेंट आते हैं, दिस स्मॉल एक्ट इन अ नेचर कैन ब्रिंग्स ब्राइटन वंस डे। मतलब उनका जो आधा दिन, जैसे वो बोले भी थे कि मेरा आधा दिन जो है बर्बाद होने से बच गया, वही वो कहना चाहते थे, ठीक है? अब सेकंड है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम? रॉबर्ट फर्स्ट कैसे प्रेजेंट करते हैं नेचर को इस पोएम में? नेचर को एक वो पावरफुल हीलर बताते हैं। कैसे? कि वो एक सोर्स ऑफ इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे अ, अगर आप देखें आजकल, तो वो रील बहुत आता है कि अगर आप अपने लाइफ से एग्जॉस्ट हो तो लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं। अब यही तो नेचर है। अब उसे हम एज अ रील के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हमारा पोएटिक माइंडसेट होता तो हम नेचर के ब्यूटी को जान पाते कि ना कि सिर्फ पहाड़, नदी, पेड़ जो भी हैं, सभी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमारे इमोशनल सपोर्ट कर रहे होते हैं पूरे एवरीडे लाइफ में। ही सोज डैट नेचर कैन इफेक्ट ह्यूमन फीलिंग्स डीपली। वो बताते हैं कि ह्यूमन फीलिंग्स को नेचर अफेक्ट करता है बहुत ही गहराई से, इवन थ्रू स्मॉल, कोई भी साधारण से साधारण, अब कोई पेड़ ही है, अब कोई पेड़ से क्या ही इंस्पिरेशन ले सकता है, लेकिन अब पोएट ने ऐसा दिखाया है कि ये साधारण इंसिडेंट भी एक ह्यूमन लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। अब है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? मतलब वो बर्ड्स के नेम बताओ जो कि यूजुअली पोएम्स में डाले जाते हैं। डू यू थिंक इज क्रो मेंशन? क्या तुम्हें लगता है कि क्रो को मेंशन किया जा सकता है पोएम में, या किया जाता है पोएम्स में? व्हाट इमेज कम्स इन योर माइंड व्हेन यू थिंक क्रो? क्रो को देख के हमें तो माइंड में सिर्फ नेगेटिविटी, लोनलीनेस और बैड वुमेन्स का सिंबल नजर आता है। यूजुअली क्या होता है, पोएट ब्यूटीफुल और मेलोडियस बर्ड्स का नाम लेते हैं, जैसे नाइटिंगेल्स, रॉबिन्स और स्पैरोज। ये सब ब्यूटीफुल बर्ड्स का नाम लिया जाता है पोएम्स में कोई भी, लेकिन क्रो को रेयरली मेंशन किया जाता है कोई भी पोएम में, बिकॉज वो एक हार्श, डार्क और अनलकी सिंबल है। लेकिन स्टिल दे हैव अ पॉजिटिव चेंज इन दिस पोएम। जैसे फर्स्ट बताते हैं कि क्रो को एक डिफरेंट सिंबल बताया गया है, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे नेगेटिव सिंबल से भी हम पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपने लाइफ में। फिर यहाँ पे हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन, अगेन व्हाट इज हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री हम लोगों ने देखा था एक पॉइजनस एवरग्रीन ट्री है, ऑफन एसोसिएटेड विद सैडनेस और डेथ, जिससे भी दुख और मौत का सिंबल बताया गया, सेम एज क्रो। व्हाट डज द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और ओक और पाइन? मतलब पोएट ने
क्यों नहीं ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छे-अच्छे पेड़ है इस दुनिया में, उसका नाम क्यों नहीं लिया? यही हेमलॉक ट्री क्यों? तो इसमें फ्रॉस्ट डेलिबरेटली चूजेस द हेमलॉक ट्री इंस्टेड ऑफ ब्यूटीफुल ट्री लाइक ओक और पाइन टू शो दैट ब्यूटी एंड इंस्पिरेशन कैन कम फ्रॉम डार्क और अनप्लेजेंट थिंग्स, इवन कम फ्रॉम डार्क एंड अनप्लेजेंट थिंग्स। मतलब उनका मैसेज यही था कि देखो यार, जो चीज़ सुंदर है उससे तो सुंदरता का रिफ्लेक्शन आना बहुत ही आम बात है, सभी में आ सकता है। लेकिन कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई डार्कनेस है, उससे आप पॉजिटिविटी ले रहे हो, तो ये काफ़ी इंस्पिरेशनल होने वाला है। तो वही बताता है कि जो अच्छाई है, वो अच्छाई का कोई सोर्स लिमिटेड नहीं है। वो अच्छाई एक नेगेटिव इंसान, नेगेटिव कैरेक्टर से भी आ सकता है। बाय यूजिंग सच अ ट्री ही एड्स डेप्थ टू पोएट्स मैसेज। दिस पॉजिटिविटी कैन अराइज फ्रॉम अनलाइकली सोर्सेज। जैसे कि मैंने बताया कि पॉजिटिविटी कहीं से भी, कोई भी सोर्स हो सकता है पॉजिटिविटी का। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो? ऑब्वियसली एक सॉरो को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर? The crow and hemlock tree represent sorrow, gloom, and negativity. However, when the crow shakes the dust of snow, it becomes a moment of joy and transformation. मतलब वो एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन किया। वो छोटा सा इंसिडेंट, बर्फ गिरना पोएट के बॉडी पे, वो एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन लाया पोएट्स के mindset में। The dust of snow stands for purity, hope, and refreshing power of nature. It symbolizes how a small incident can चेंज पर्सपेक्टिव एंड ब्रिंग हैप्पीनेस। सेम है, जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट कैसे एक इंसान के पर्सपेक्टिव को, नज़रिया को चेंज कर देता है, पूरी तरह से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ला देता है। ये सभी सेम सेंस। सिक्स्थ क्वेश्चन में आते हैं। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फील डिप्रेस्ड एंड होपलेस? ये ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं सीबीएसई में, जहाँ पे आपको एज अ कैरेक्टर मान के बताना होता है कि क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा लगा जैसे डिप्रेस्ड हो, होपलेस हो? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? तो इसे आपको अपने तरीके से लिखना है। जैसे मेरे भी टाइम में क्या होता था, मॉक अगर खराब गए, मॉक टेस्ट में नंबर कम आए तो डिप्रेशन होता था। फिर फ्रेंड्स के साथ कुछ मोमेंट हो गया हंसी मजाक, तो उससे पूरा दिन बन जाता था। तो यही आपके साथ भी कुछ ऐसा होता होगा कि आपको एक दिन ऐसा होपलेस लगता होगा, लेकिन कुछ ऐसा छोटा सा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए जिससे आपको लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया मेरे साथ, मैं अच्छा कर सकता हूँ। ऐसे पॉजिटिविटी, दिस सडन चेंज इन द मूड, और कह सकते हो आप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, वही कहलाता है हमारा इस पोएम का थीम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे हैंड पिक क्वेश्चंस और लिटरेरी डिवाइसेस दोनों खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप अपने थॉट्स को मेरे साथ शेयर करो, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा इस लेक्चर में। बाकी इस पूरे चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, एक्सप्लेनेशन से लेके ओवरव्यू, फिर से लिटरेरी डिवाइसेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और एक और लेक्चर आएगा पीवाई क्यूज का, एंड फिर एक समरी लेक्चर का भी आएगा। देन ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। बाकी अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा इस चैप्टर से। थैंक यू सो मच।